यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछली क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एक और भारतीय इतिहास का फेमस आंदोलन जिसे हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में खिलाफत आंदोलन क्या था, किसको कहा गया। एक एक बिंदुओं को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय मुसलमानों से विश्वासघात करते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की, जिसको तुर्की भी कहा जाता है, साम्राज्य को छीन भिन कर दिया तथा खलीफा के पद पर टर्की के सुल्तान की जगह शेख हसन के दावों को स्वीकार कर लिया। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था सन 1914 से 1918 के मध्य, उसमें भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों का तन मन धन से एक महत्वपूर्ण सहयोग किया था और उस सहयोग के बदले में अंग्रेज़ों का ये मानना था कि भारतीयों को हम जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता दे देंगे, उनकी किसी भी प्रकार की जो भी मांगे होगी उनको हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, देखते हैं। तो हसन के दावों को स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों को तीव्र आघात पहुंचा और एक शक्तिशाली आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। यानी हम अगर सारांश रूप में अगर इसे देखने का प्रयास करें तो जो तुर्की का जो खलीफा का जो पद होता था, उस पद को समाप्त करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त करना ही अंग्रेज़ों की एक मंशा थी। और इस बात से भारतीय जो मुसलमान थे उनको भी एक चोट लगी कि आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अंग्रेज। इस प्रकार से एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक शक्तिशाली एक विद्रोह शुरू हो गया, जिसको इतिहास में हम खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनको भी हम देख लेते हैं कि आखिर में खिलाफत आंदोलन में ऐसे कौन कौन से जो नेता थे जो जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, यानी ये दोनों भाई थे। इन दोनों भाइयों ने और अबुल कलाम आज़ाद इस आंदोलन के प्रभावशाली प्रमुख नेता थे तथा इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर इस आंदोलन की लीडरशिप की थी। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी के ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता को असहयोग आंदोलन का आधार बनाने का निश्चय किया। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में 1919 में चुने गए। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। यानी गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़े, लेकिन हम अगर मुख्य एक नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो हम मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद, इन तीन व्यक्तियों का हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य कुछ थे कि ऐसी कौन कौन सी बातें थी जिनके लिए खिलाफत आंदोलन एक अस्तित्व में आया, उसकी हम बात कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के मध्य भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम बहुसंख्यक वर्ग द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। राजनीतिक तो हम बहुत ही कम इसकी संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक जो उद्देश्य हमें कहीं पर अस्पष्ट रूप से इसमें नहीं दिखाई देता है, बल्कि धार्मिक उद्देश्य यहाँ पर बहुत अधिक प्रतीत होता है।
इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिमों के मुखिया माने जाने वाले टर्की, जिसको तुर्की कहा जाता है, के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। यानी खलीफा का जो पद था, मुस्लिम जो समुदाय होता है उसका सर्वोच्च व्यक्ति जिसको कहा जाता है, तो उसकी पद प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। उसकी वापस पुनः उसकी पद और प्रतिष्ठा की बहाली के लिए भारतीय मुसलमानों के द्वारा यहाँ आंदोलन किया गया था। 1924 में मुस्तफ़ा कमाल के खलीफा पद को समाप्त किए जाने के बाद यह आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार या मुख्य प्रवर्तक हम कह सकते हैं, उनके रूप में हम यूपी, वर्तमान में जिसे हम नाम से जानते हैं उत्तर प्रदेश, तो वहाँ के अली बंधुओं को माना जाता है, शौकत अली और इनके भाई का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किस प्रकार से, कहाँ से होता है, कब से होता है, इसका टाइम पीरियड क्या था, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक देशव्यापी आंदोलन किया। ऐसा नहीं था कि इसमें बिल्कुल मुसलमान लोगों ने ही इस आंदोलन को शुरू किया था, बल्कि धीरे धीरे इस आंदोलन में भी समुदाय का हर वर्ग जुड़ा था। सन 1918-19 के मध्य भारत में खिलाफत आंदोलन मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से चलाया गया। गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में एक समिति का गठन किया, एक समिति का आयोजन किया, जिसको हम अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन या आयोजन कहते हैं। उसकी अध्यक्षता भी स्वयं गांधी जी के द्वारा की गई, यानी उनके देखरेख में इस अधिवेशन का शुभारंभ होता है। गांधी जी के कहने पर एक शिष्टमंडल, जिसके नेता डॉक्टर अंसारी थे, शिष्टमंडल यानी जो वार्तालाप का जो एक मंडली जो होती है, उसका भी एक नेता था जिसको हम डॉक्टर अंसारी थे, वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड गए थे। मार्च 1920 को इलाहाबाद में हिंदुओं और मुस्लिमों की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारणों में से एक कारण खिलाफत आंदोलन भी था, यानी कि खलीफा की पद की समाप्ति भी असहयोग आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण मानी जाती थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन के कुछ ऐसे पहलू थे, कुछ ऐसे कारण थे, कुछ ऐसी बातें थी जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन का अस्तित्व में आना निश्चित हो गया था। उसको हम देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की अंग्रेज़ों के विरुद्ध जर्मनी के साथ था, यानी जो धुरी राष्ट्र का जो प्रमुख देश जो जर्मनी हुआ करता था, उसके साथ में तुर्की भी था। अतः भारतीय मुसलमानों की यह आशंका थी कि युद्ध के बाद ब्रिटेन तुर्की के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। भारतीय लोगों को ऐसा लगता था, भारतीय मुसलमानों को ऐसा लगता था कि जो तुर्की है, तुर्की देश की जो जनता, मुस्लिम जो जनता है, वह जिस प्रकार से जर्मनी का सहयोग कर रही है महायुद्ध में, तो उससे आने वाले समय में यह भारतीय मुसलमानों के लिए भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। युद्ध के दौरान भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन टर्की के विरुद्ध प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएगा, क्योंकि ब्रिटेन भी जानता था, समझता था कि अगर हम अभी से अगर किसी भी प्रकार की एक प्रतिशोध की अगर नीति अपनाते हैं
तो यहाँ पर हमें जो महायुद्ध जो चल रहा है उस महायुद्ध में भारतीय सैनिकों का भी साथ नहीं मिलेगा। इसलिए उसने भी एक चाल चली, उसने कहा कि हम किसी भी प्रकार का टर्की के मुसलमानों के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करेंगे तथा उसके साम्राज्य को छीन भीन नहीं होने देंगे। यानी किसी भी प्रकार का तुर्की को हम किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएंगे, न ही तुर्की को किसी भी प्रकार का नुकसान किसी और देश से पहुंचाने का साहस करने देंगे। इस प्रकार का आश्वासन दिया ब्रिटिश ने। उसके बाद क्या होता है, युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया और तुर्की के साम्राज्य को न केवल छीन भीन कर दिया बल्कि खलीफा के पद के लिए टर्की, जिसे तुर्की के नाम से जानते हैं, के सुल्तान के स्थान पर शेख हसन के दावों का स्वीकार किया गया और उसका प्रचार भी किया गया। यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर बात बदल गई। एक समय में ब्रिटिश का कहना था कि अंग्रेज़ों का कहना था कि हम किसी भी प्रकार की तुर्की के साथ में कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही उसके साम्राज्य को इधर इधर बिखेरने का होने देंगे। लेकिन जैसे ही जब 1918 के बाद में ये युद्ध शांत होता है तो अंग्रेज़ों ने तुर्की के विरुद्ध चढ़ाई कर दी और जो वहाँ का जो प्रमुख मुस्लिमों का जो प्रमुख पद होता है खलीफा, उसको समाप्त कर दिया और अपने एक चहेते शेख हसन को यहाँ पर बिठा दिया गया। ब्रिटेन के इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों को भी तीव्र आघात पहुँचा, क्योंकि भारतीय मुसलमान भी ये जानते थे कि ब्रिटेन ने हमसे ये वादा किया है कि युद्ध के समाप्ति के बाद किसी भी प्रकार का न भारतीय मुसलमानों को न ही तुर्की के मुसलमानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जस्ट बात उल्टी हो गई तो इसकी चोट भारतीय मुसलमानों को भी लगी और एक शक्तिशाली खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका लक्ष्य निश्चित किया हुआ था। वह लक्ष्य क्या था? लौकिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में खलीफा का अस्तित्व बनाए रखना। एक प्रकृति का एक नियम के अनुसार जो मुस्लिमों का एक सर्वोच्च पद जो होता है, उस सर्वोच्च पद को बनाए रखना इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। और इसी लक्ष्य के साथ में इस खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ हुआ और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किस प्रकार से किन किन लोगों ने नेतृत्वता की और किस प्रकार से लोगों ने अपने आप को इसमें शामिल किया, इन सभी बातों को के बारे में हमने अध्ययन किया। जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के कुछ परिणाम क्या प्रस्तुत होते हैं, हमारे सामने हमारे समक्ष क्या परिणाम प्रस्तुत होते हैं, उनको पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।